हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश्वर अशर आपके सामने एक नया कोर्स लेके आया हूँ जो कि एक डिमांडेड कोर्स है। टाइम लगेगा लेकिन अपन पूरा करेंगे इसको भी। तो देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 9th का उठा लिया, फिर 10th की मैंने कहा है और 10th से 9th के साथ-साथ मैं है ना एक नया और चालू करने वाला हूँ जो कि है क्लाइमेटोलॉजी, और अब एक और नया मैंने चालू कर दिया बिज़नेस स्टडीज़। तो वो इसी वजह से है जिससे कि आपके लिए मैं कुछ अलग कर पाऊँ, कुछ अलग से आपको समझा पाऊँ, पर आपको भी तो साथ देना पड़ेगा ना यार। तो साथ दो ना। आपके बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं, उन व्यूज़ को बढ़ाओ। और प्लीज़ ये जो मैं आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ ना, इस लेक्चर में बस एक आपसे एक एक कंडीशन रखूँगा बस, कि पहली बात, मैं मानता हूँ कि आप लोग है ना अभी हाफ़ टाइम बीत चुका है और आपका कुछ ही वक़्त बाद है ना मार्च के आस-पास में पेपर होगा बोर्ड का, 12th बोर्ड का, और एक कॉमर्स का बिज़नेस स्टडीज़ सब्जेक्ट मैं लाया हूँ आपके लिए। तो मेरी बस एक ये कंडीशन है कि प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि है ना आपको शुरुआत वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, क्योंकि शुरुआत वाला चैप्टर आपको ईज़िली आता है। लेकिन सच बताऊँ ना, तो आप ये सोचते हो ना, तो आप सबसे बड़े गलतफ़हमी में पल रहे हो। क्योंकि जो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आता है ना, तो उसके बाद अगला चैप्टर इसी का इंटर रिलेटेड होगा। सब कुछ है ना एक-दूसरे से मैच होता है, एक सीरीज़ कनेक्शन की तरह। अगर आपको ये नहीं आएगा, तो आपको आगे वाला नहीं आएगा, और आपको आगे वाला आ गया, तो आपको ये भी आ गया। इस तरह से अपन देखते हैं, स्पेशली बिज़नेस स्टडीज़। मैं खुद कॉमर्स सेक्शन से हूँ, इसलिए मुझे पता है कि है ना बिज़नेस स्टडीज़ कैसे होती है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेना कि बिज़नेस स्टडीज़ का कोई भी कीवर्ड हम उठा लें, वो सब कीवर्ड्स एक डायनेमिक प्रोसेस और एक रिजिड प्रोसेस को दिखाते हैं। डायनेमिक हमारे यहाँ क्या होता है? डायनेमिक हमारे यहाँ होता है, एक विंड जैसे फ्लो होती है ना, तो वो डायनेमिक होती है, मतलब ऐसे से ऐसे जाती है। उसी तरह डायनेमिक एक क्रिएटिविटी होती है जो कि मार्केट में लाई जाती है हमारे द्वारा ही। हम कुछ अलग सोचते हैं, हम कुछ है ना स्पेशल थिंक करते हैं, तो वो अलग थिंक होती है, वो क्रिएटिविटी होती है जो कि मैनेजमेंट में आती है काम, प्लानिंग में आती है काम, मतलब पीओएसडीसी के सब प्रोसेस में आती है। और आपके जो मैं चैप अभी आपको बुक पढ़ाने वाला हूँ, ये कंप्लीट ये कंप्लीट की कंप्लीट मैनेजमेंट पे बेस्ड है ये बुक। तो चलो, अब अपन मैनेजमेंट की ये बुक पढ़ते हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाली सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊँ, तो कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो के साथ-साथ इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। बस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आपको करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। सब और शेयर करना है तो करिए। अगर आपको लगे कि है ना मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप 4 चीज़ कर सकते हैं: लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर। लेकिन अगर आपको लगे कि मैं है ना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप है ना सिर्फ़ लाइक और कमेंट में ये बता दीजिएगा कि है ना किस तरह से है ना मेरी गलती हुई है कि मैं नहीं पढ़ा पाया आपको ये। तो यही चीज़ बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बताइएगा। तो चलो, अब अपन आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक अपना क्या है? अपना टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, क्वेश्चन में ही हमसे पूछ लिया, तो आप एक बात याद रखिएगा, जो चैप्टर का नेम है ना, उस चैप्टर के नेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 99% सच में आता है। और ये 99% जो आता है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। और आप भी जानते हो 12th क्लास में अपना क्या है, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स चैप्टर्स है। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ही आना है और पे लगाकर। और ये क्वेश्चन इसी तरह आते हैं कि जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर का कीवर्ड पकड़ लिया, कीवर्ड पे 4 चीज़ें पूछ ली। या तो पहला उसका फीचर, फीचर से है ना रिलेटेड होगा नेचर, नेचर से रिलेट सॉरी फीचर नेचर एक ही तो है। फीचर से रिलेटेड होगा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस से रिलेटेड होगा ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उसकी अगर प्रोसेस हुई तो प्रोसेस, बस। तो इन 4 चीज़ों पे अपन फ़ोकस करते हुए एक-एक कीवर्ड को जोड़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट उठाया, तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है मैनेजमेंट। कीवर्ड को पकड़ो, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब कि इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ देखते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हम क्या-क्या देखते हैं, ये बात हम बताएँगे नेचर में। एंड सिग्निफिकेंस मतलब हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है आखिरकार? तो देखो, नेचर नेचर अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी चीज़ देख लेते हैं कि मैनेजमेंट को जिससे समझ सकें। अब मैं बुक के हिसाब से कहूँ, तो बुक के हिसाब से इस मैनेजमेंट की एक थ्योरेटिकल बेसिक डेफिनिशन इस तरह से होगी: मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस व्हिच हेल्प टू गेटिंग थिंग्स डन विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना? और मैनेजमेंट इज़ अ एक्टिविटी व्हिच इज़ स्पेशली डन फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, फॉर अचीविंग अ ग्रुप गोल और सिंगल गोल। ये अपनी डेफिनेशन हो गई। नॉर्मल डेफिनेशन हर कोई आपको बता देता है, लेकिन रियलिटी क्या है मैनेजमेंट की? अगर अपन रियलिटी के हिसाब से देखें, एक नॉर्मल जो मैनेजमेंट है, वो हर एक एक्टिविटी पे लगाया जाता है। मीन्स इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, if you want to do some activity with group activity or a single person activity, then you need to follow some managerial parts, you need to made yourself as manager। तो प्लीज़ एक आपसे कंडीशन रखूंगा कि इस चैप्टर में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिएगा, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिएगा, क्योंकि जो आप सोचते हो
उस तरह से आपका माइंड चलता है और माइंड जैसा चलेगा वैसे आपको समझ में आएगा। तो चलो अब आपका माइंड चलाते हैं और सोचते हैं कि है ना हम क्या-क्या चीज़ इसमें पढ़ने मतलब कैसे-कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ। मैनेजमेंट हर एक लिविंग थिंग्स के द्वारा की जाने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है ना? हर लिविंग थिंग्स या फिर हर सोल की तो मैं बात करते नहीं। अरे यार भूतिया बात क्यों कर रहे हैं अपन, है ना? भूतिया बात करने के लिए बहुत पंडित वगैरह काफ़ी बैठे हुए हैं। हाँ, वैसे मैं भी पंडित हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, भूतिया पंडित। चलो, अपन है ना अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक अपन से ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है अपनी प्रोसेस, तो मैनेजमेंट के बारे में हम कैसे क्या समझ सकते हैं? क्या हमें है ना मैनेजमेंट करना ज़रूरी है किसी एक्टिविटी के लिए? तो हाँ, बिल्कुल है। मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। पहला ह्यूमन मैनेजमेंट। ह्यूमन्स करते हैं मैनेजमेंट, आपने देखा है मतलब कोई भी काम करोगे तो उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है? सोच के देखो। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया कि आपने है ना जैसे आपको कहीं पर जाना है, ठीक है? तो कहीं पर जाना है और कुछ सामान खरीद के लाना है। चलो ये एग्ज़ाम्पल छोड़ो। आपके लिए एक और एग्ज़ाम्पल मैं एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे आप 12th क्लास में हो मतलब आपको वाइवा देना है, असाइनमेंट सबमिट कराना है, तो वो असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करो, हर चीज़ का मैनेज करना पड़ेगा ना, तो मैनेजमेंट वही है। अब मैनेजमेंट में आप क्या करोगे असाइनमेंट के लिए? सबसे पहले आप फ़ाइल लाओगे, फ़ाइल लाने के बाद उसके लिए पेपर्स लाओगे। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि पेपर्स कैसे होंगे, ब्लैंक पेपर्स या लाइनिंग पेपर्स? ब्लैंक पेपर्स होंगे, उसमें आपने अच्छी राइटिंग में शो किया, तो सामने वाले जो वाइवा लेने आया है आपका उसको अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ या ना? आप खुद को मान के देखिए कि आप वाइवा लेने किसी और स्कूल में गए हो। आपके सामने एक सुंदर फ़ाइल आई, मतलब लाइनिंग वाली। उसमें आपने किसी ने ड्राइंग बना रखी है, उसमें ड्राइंग के थ्रू बता रखा है अपन को और वो ड्राइंग है ना, वो लाइन्स को कट करती बन रही है। वो आप कहोगे ठीक है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब उसी जगह पर एक ड्राइंग पेज जो होते हैं, मतलब बिल्कुल क्लीन पेज, व्हाइट पेज, ए4 साइज़ या उससे छोटे थोड़े, तो ऐसे पेजेस होते हैं। उस पे आप बनाओगे कोई ड्राइंग, मतलब उस पे ड्राइंग बनी देखोगे और उस ड्राइंग में है ना आप पॉइंट्स को नोटेट देखोगे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? कैसा लगेगा वो? लगेगी ना मज़ेदार? तो वही मज़ेदार चीज़ जो होती है, वो मैनेजमेंट के द्वारा होती है, समझे? मतलब अपन फ़ाइल लिया है, अपन क्लीन पेज लिया है, मतलब बिल्कुल ब्लैंक पेज। अपन फिर क्या चाहिएगा अपन को? पेन, पेंसिल और कलर्स, ये भी मेन चीज़ें हैं। ये एफिशिएंटली वर्क होना है। लेकिन अगर हमारे पास बजट है काफ़ी, तो हम उसके साथ-साथ शाइनिंग पेन ले आते हैं, शाइनिंग टेप ले आते हैं, फालतू के खर्चे करते हैं। लेकिन सच बताऊँ ना, मिनिमम कॉस्ट पे और मिनिमम कॉस्ट के साथ एट टाइम पर जो काम होता है, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। समझे? पहला मैनेजमेंट ह्यूमन मैनेजमेंट मैंने बता दिया। अब चींटी का तो क्या ही मैनेजमेंट बताऊँ, क्योंकि आपने देखा है बरसात जब आती है तो चींटी अपने अंडों को लेके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है बरसात आने की वज़ह से उसके अंडे बिगड़ जाएँगे। वो खाना लेकर एक छोटी-सी गुफ़ा-सी में चली जाती है, क्या होता है पता नहीं वो, मिट्टी के अंदर। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं, वो भी तो मैनेज करती है ना इन सब चीज़ों को। बिना मैनेजमेंट के ऐसे वो कहाँ पे घर बनाएगी, कहाँ पे वो रहेगी? वो एक साथ ग्रुप में रहती हैं, कैसे रह पाएँगे वो? नहीं रह पाएँगे ना। इतनी टूसी होती हैं, गायब हो जा कहीं भी, उठा ले जाए कोई। तो देखो, आंट का देख लिया, अब अपन देखते हैं एक आंटी नहीं, एंट या फिर एंट मैन। तो अब अपन देखते हैं एक और चीज़, मैनेजमेंट को समझने के लिए। मैनेजमेंट ये जैसे भालू आपने देखा है, बियर, तो बियर है ना ठंड में हाइबरनेशन पे जाता है। व्हाट द रीज़न टू बिकम टू गो फॉर द हाइबरनेशन बाय द साइड ऑफ अ बियर? एक बियर हाइबरनेशन पे क्यों जाता है? और अगर चलो ठीक है जाता है, तो फिर जाने के लिए वो क्यों है ना इतनी मेहनत करता है कि पहले खाना इकट्ठा करेगा, फिर है ना सबसे पहले तो वो गुफ़ा ढूँढेगा, गुफ़ा में चेक करेगा कि है ना कोई और जानवर तो नहीं आता है, जाता है। फिर उस गुफ़ा को है ना अच्छे से हाइबरनेशन के लिए है ना उसमें कोई भी ऐसे मतलब छेद हो रहे हैं गुफ़ा में, जिससे कि हवा अंदर की साइड आ सकती है ठंडों में। तो ऐसे हवा को ढकने के लिए कुछ जगह पर वहाँ पे पत्तल लगा देगा, फिर वहाँ पे है ना खाना इकट्ठा करेगा। ये सब मैनेजमेंट की तो प्रोसेस है ना। वो सब काम जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि एक वक़्त पे जाके उसे हाइबरनेशन पे जाना है। और हाइबरनेशन हमसे उससे कहता है कि बस आराम से अपनी जो जितने महीने वो हाइबरनेशन पे जाएगा उन उतने महीने आराम से वो उस गुफ़ा में रह सके। है ना? तो उसके लिए जो भी उसे सामान चाहिए, उनको वो इकट्ठा करता है और ये सब चीज़ मैनेजमेंट के पार्ट में आती हैं। अब आप सोचोगे मैं मैनेजमेंट को इतना डीपली क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? बिकॉज़ द मैनेजमेंट इज़ अ थिंग व्हिच इज़ गिव यू द नॉलेज अबाउट द ऑल सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस एक्सेट्रा टाइप ऑफ नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट से ये पूरी की पूरी बुक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड है। इसलिए मैनेजमेंट कीवर्ड पे मैं पूरा फ़ोकस दे रहा हूँ आपके लिए। अब अपन आगे चलते हैं। मैं कोशिश पूरी करूँगा जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ। एक-एक लेक्चर में अपन चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे।
कुछ ही आपके चैप्टर्स हैं, तो 12-15 लेक्चर्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना? अरे उससे ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। तो देखो अब अपन देखते हैं कि अपन ने देखा मैनेजमेंट की इंग्लिश में अगर अपन नॉर्मल डेफिनेशन देखें जो बुक में लिखी है, तो वो है मैनेजमेंट इज अ थिंग विच इज़ गेटिंग डन, विच इज़ हेल्प टू गेटिंग थिंग्स डन विद इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना? बट व्हाट द मीन ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? Effective means time and efficient means complete utilization of resources. Don't meet them, don't do the activity with scarcity. Are you know about the scarcity mean? Scarcity means कमी होना, कि ऐसा नहीं हो कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाए. दैट मीन्स स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं. लेकिन आप बहुत सारे बच्चे, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे इस इफेक्टिव और एफिशिएंट में कंफ्यूज होते हैं कि हाँ व्हाट द मीन ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो इसका एक सिंपल मीन मैं आपको बताऊं. आप लाइक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने सोचा बिजनेस चालू करेंगे, ठीक है. तो बिजनेस चालू करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए? सोचो, क्या होनी चाहिए? 1 मिनट पॉज करना वीडियो को, सोचना क्या होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए टाइम. If you haven't any time, if you haven't extra time to give in your business activity, to give in your entrepreneurship or company, right? अगर नहीं दे सकते टाइम तो फिर आपका खोलना बेकार. लेकिन अगर आपने पहले टाइम दे दिया तो ठीक है. अब अपन दूसरी चीज़ पे आते हैं. आपके पास टाइम है, आपने बिजनेस को टाइम देने की सोच ली. और दूसरी चीज़ आपके लिए, दूसरी चीज़ क्या होगी? टाइम तो दे दिया, अब हमें ज़रूरत होगी रिसोर्सेज की. रिसोर्सेज मतलब समय दे दिया, रिसोर्स देंगे. अब जैसे कि मैं अपने बेसिस पे बात करूँ आपको, तो मैं अभी एक तरह का ये बिज़नेस ही कर रहा हूँ ना, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ. अब मुझे नहीं पता कि प्रॉफिट कब तक होगा, लेकिन मेरे हाथ में क्या है कि मैं एक बिज़नेस चालू कर रहा हूँ. मेरे हिसाब से ये मेरे लिए बिज़नेस है. तो उस बिज़नेस में आप भी सोचिएगा कि आप भी ऐसा कुछ चालू करते हो. आप है ना रील्स बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो पहली चीज़ क्या कहेंगी रील्स? पहले आपको टाइम दो, उसमें टाइम कंज्यूम करना है, मतलब टाइम देना है उस चीज़ को जो आप करना चाहते हो. और फिर क्या कहेगी कि टाइम दे दिया, ठीक है, अब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? आपको कम से कम और सबसे क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए, जो कि है फ़ोन. फ़ोन, एक कैमरा पकड़ने वाला आदमी, क्लिक नहीं, एक ट्राइपॉड या फिर एक प्लेस जहाँ पे आप कैमरे को सही से रख सको. फिर एक माइक, राइट? और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको सही लगे, जैसे कि बोर्ड्स, ऐसा कुछ. तो हम इसी तरह से है ना देखते हैं मैनेजमेंट में पहली पार्ट और फिर दूसरे पार्ट को. अब देखो इसमें कन्फ्यूज़न जो है उस कन्फ्यूज़न को अपन दूर करते हैं. पहले अपन क्या कहते हैं? अपन कभी भी ऐसे तो नहीं कहते ना एफिशिएंट और इफेक्टिव. अपन कहते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, राइट? बोल के देखो, ट्राई करो. अबे बोलो, आवाज़ नहीं आई? बोलो. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. वी आर नॉट सेइंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. किसी पर्सन को बोलेंगे तो बोलेंगे एफिशिएंट इफेक्टिव, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता ना यार. टंग पे तो अपन के बैठा हुआ है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. तो उस इफेक्टिव और एफिशिएंट को ही हम बोलते हैं. तो ऐसे में दो, अब समझ लो. सबसे पहले मैंने क्या एग्जांपल क्या दिया था कि सबसे पहले टाइम दो मतलब इफेक्टिव बनो, ठीक है. फिर उसके बाद रिसोर्सेज दो, जो आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की, फिजिकल थिंग्स की, उनको दो. तो वो अपनी क्या हो गई? एफिशिएंट. समझे? दूर हुई प्रॉब्लम. इफेक्टिव और एफिशिएंट की कन्फ्यूजन दूर हो गई. ऐसे अपन दूर कर रहे हैं. इफेक्टिव मतलब टाइम और एफिशिएंट मतलब रिसोर्सेज. समझ गए? अब इस पे एक एग्जांपल उठाते हैं अपन, एक केस स्टडी उठाते हैं. जैसे कि हाँ, जैसे कि आपके लिए केस स्टडी है कि आप हो, ठीक है, आपका जो भी नाम है, चलो आपका नाम बना दिया मैंने कि आप हो भूमिका, ठीक है, भूमिका ने एक ट्रेडिंग कंपनी को प्रॉमिस नहीं, एक ट्रेडिंग कंपनी है भूमिका की, जो नाम है भूमिका ट्रेडिंग कंपनी है. अब भूमिका ट्रेडिंग कंपनी में है ना, भूमिका ने किसी को कहा, जिसने है ना भूमिका को एक ऑर्डर दिया, बिजनेसमैन ने एक ने, कि है ना आपको ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द हमें पहुंचानी है. अगर आपने पहुंचा दिया तो हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे. तो भूमिका ने कहा ठीक है. तो भूमिका ने पहले तो उस चीज़ के लिए प्रोडक्शन किया और बहुत अच्छी क्वालिटी कर रही थी वो उस चीज़ की. मतलब भूमिका एफिशिएंट तो है, मैंने क्या कहा, क्वालिटी अच्छी कर दी. अभी मैंने टाइम पे नहीं गाया हूँ. भूमिका बहुत अच्छे से काम कर रही है, भूमिका ट्रेडर्स. तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी कर दी, बट वो टाइम पे नहीं पहुँचा पाई उस चीज़ को. तो टाइम पे नहीं पहुँचा पाई मीन्स भूमिका इज़ एफिशिएंट बट शी इज़ नॉट इफेक्टिव, बिकॉज she will not send the she will not send the equipments or things at a time, at the fixed time. तो उस फिक्स टाइम में नहीं पहुंचा पे, इसलिए वो एफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है. तो आप इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में आप अंतर जान गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर, आराम से जान गए होंगे. अगर नहीं जाने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा.
अपन आगे चलते चलते ऐसे ही पूछते चलेंगे, तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है ना? एक मिनट। Doing some management parts because you want to do a single activity or various activity for doing completion, for doing or completion a activity। मतलब यही तो है। मतलब सामने वाले ने आपसे कहा भैया हमें ये चीज़ साथ साथ में चाहिए, मतलब टाइम पे चाहिए, तो आप लेके आना, ठीक है? क्या आना उसने, हमने कहा हाँ जी सर आप टेंशन ना लीजिए, हम लेके आएंगे आपको इन चीज़ों को, तो आप प्लीज़ अभी अपने घर पे जाइए, और उनको भेज दिया। अब हमने ना वादा किया शाम का, और शाम को जाने के बाद उनका फ़ोन आया, सॉरी उनका फ़ोन आया, भैया आपने अभी तक हमें सामान नहीं भेजा है। अब भैया क्या कहेंगे, भैया बस आने वाला है। मतलब भैया ने एक एक्टिविटी उठाई थी, एक गोल लिया था, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए भैया ने इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम किया, और उस जगह पर जो जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था उनके यहाँ पर सामान पहुँचाने की गारंटी ली। मतलब उस जो उन्होंने काम दिया उस एक्टिविटी को करने के लिए इन्होंने बनाया गोल, इसलिए मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हो गया। अब सेकंड देखते हैं, ये वाला हमारा डन हो गया। सेकंड परवेसिव इन नेचर, अब ये भी डन होगा। तो देखो परवेसिव इन नेचर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक छोटी चींटी, बड़ा हाथी और भालू, और साथ में एक हम इंसान एक एक्टिविटी को करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। चाहे हम कुछ भी काम करें, कुछ भी एक्टिविटी करें अपने पूरे दिन में, उन सब के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है ना? तो मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो बस इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ थिंग विच इज़ यूज एट एट एवरीवेयर, इट डजंट बाउंड इन अ सिंगल एक्टिविटीज़, ठीक है ना? ये रुकता नहीं है, ये एक मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो हर जगह पर हर एक्टिविटी में की जाती है, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव इन नेचर, समझे ना? मैनेजमेंट एक बड़े से बड़े इंजीनियर से लेकर एक छोटे से छोटे साइकिल रिपेयर करने वाले तक होती है, ठीक है ना? हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट की जाती है, हर काम के लिए मैनेजमेंट की जाती है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया, परवेसिव इन नेचर हो गया। अब डायनेमिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन में क्या समझते हैं हम, क्या समझते हैं डायनेमिक फंक्शन? डायनेमिक से देखो वर्ड क्या है, डायनेमिक मतलब हवा की तरह जो इधर उधर घूम रहा है, ऐसे। ये हवा, सांप नहीं, हवा, ये हवा की तरह घूम रहा है ना, तो इसलिए डायनेमिक इन नेचर। मतलब 100 लोग हैं, 100 मैनेजर्स हैं, उन 100 लोगों ने ना इकट्ठे होकर मार्केट को चेक किया, या फिर उन 100 उनको छोड़ गोली मारे भाग यहाँ से। अपन एक उठाते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हम टॉप लेवल मैनेजर हैं। अब हमने मार्केट में देखा, मार्केट में क्या अभी है ना हवा चल रही है, कहते हैं ना कि बाहर हवा कैसी चल रही है देखते हैं। वो हवा फिजी वैसी हवा नहीं जो पेड़ों को हिला हिला रही है, वो हवा की है ना बाहर मार्केट में लोगों की नीड्स क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो हमसे लोग क्या चाहते हैं या फिर लोगों को क्या पसंद आ रहा है। जैसे कि 2000 से पहले है ना, सॉरी 2000 ये बीसी से पहले, सॉरी एडी के बाद 2000 एडी से पहले कोई है ना ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मोबाइल फ़ोन जैसी कोई चीज़ थी नहीं, नहीं थी ना। उसके बाद ये कीपैड फ़ोन आया, लोगों ने एक चाहत रखी, लेटर्स भेजने की वजह से दिक्कतें आ रही थी, तो कीपैड फ़ोन आया जिससे कॉल होने लगा। कीपैड फ़ोन के बाद लोगों से ये बात होने लगी कि यार मतलब अपने घर वालों का, अपने है ना जानकारों का चेहरा न देखने के लिए उनको कई-कई साल हो जाते थे कभी-कभी। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मोबाइल फ़ोन में हमने, जो बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने देखा कि यार ज़रूरत तो है, तो ऐसे में है ना मोबाइल फ़ोन्स में कैमरा स्टार्ट करा दिया, वीडियो कॉलिंग सिस्टम स्टार्ट करा दिया। मतलब हमने रखी डिमांड, हमने डायनेमिक एक स्ट्रक्चर बनाया, एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, हम जिनको ज़रूरत है उन्होंने, और कंपनी ने उस डायनेमिक नेचर को परख के उन चीज़ों को कंप्लीट किया, उस काम को पूरा किया और हमें वीडियो कॉलिंग सुविधा दी, समझे? तो ये होती है सेकंड प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन। तो ये थर्ड प्रोसेस, समझ गए फीचर थर्ड। अब थर्ड फीचर के बाद अब अपना आता है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या होती है, क्या होती है? जैसे कि मानो हाँ, जैसे कि मानो आप केक खा रहे हो, है ना? अकेले तो केक खा सकते नहीं, दोस्तों के साथ खाओगे, अकेले मत खाना, पेट में दर्द हो जाएगा। दोस्तों के साथ खाते हो, जो भी आपका मनपसंद केक है। अब क्या होता है,
चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों ने, काटा केक और एक-एक पीस ही तो खाओगे, है ना? ये थोड़ी है कि कोई एक आएगा और पूरे के पूरे केक को सीधे सीधे ही खा जाएगा, ऐसा तो कोई करेगा नहीं ना। तो बस ऐसे कोई ना करेगा, क्योंकि वजह यही है कि साथ में मिलके वो सब है ना एक-एक पीस खाएँगे और केक को ख़त्म कर देंगे। उनका मेन मोटिव क्या था? केक को ख़त्म करने। तो केक को ख़त्म करने के लिए सब एक साथ में आए और एक साथ में आके उन्होंने केक को खा लिया, बस। अब यही हमको दिखाया ग्रुप एक्टिविटी में कि एक एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइज़ेशन करना चाहती है, उस एक्टिविटी को करने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन छोटे-छोटे बंचेज़ में उस एक्टिविटी को काटती है। जैसे कि हम कहते हैं बैंक के अंदर, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम ओनली डिपॉज़िट थोड़ी होता है ना? इकोनॉमिक्स भी आपकी सब्जेक्ट है तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे उसमें। तो बैंक डिपॉज़िट करती थोड़ी सिर्फ़ डिपॉज़िट ही थोड़ी करती है। बैंक की कई और एक्टिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, जो सब कुछ है ना बैंक को एक्सपेंशन में मदद करती है। जिनका बैंक का जो गोल है उसको पूरा करने के लिए मदद करती है। अब देखो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली डिपॉज़िट्स, दूसरी आईटी, मतलब पहला होता है कि सॉल्व डाउटिंग द कस्टमर्स, मतलब जो डाउट्स होते हैं कस्टमर्स के उनको सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है स्पेशली। फिर क्या होता है, सेल डिपार्टमेंट, जो कि है ना फ़ोन करके कहती है, सर आपको हमारी कंपनी से अगर हमारे बैंक से लोन चाहिए तो आइए हमसे लोन लीजिए, हम देते हैं कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, लाइफ लोन और आपके मरने के बाद भी लोन आपके घर वालों के लिए, क्योंकि आप तो मर जाएंगे और आप ऊपर पहुंच जाएंगे, इसलिए आपके घर वाले सुखी से रह सकें, इसलिए हम लोन देते हैं। सेल्स टीम का ये काम है। एक बनती है आईटी डिपार्टमेंट, जो कि है ना निगरानी रखती है कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और है ना जो वर्क हो रहा है ऑनलाइन वो है ना कहीं पे अटक तो नहीं रहा, है ना, किसी डिवाइस में सर्विस दे रहे हैं ये। तो ऐसे है ना अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं कि है ना बैंक को एक्सपांड कर सकें, बढ़ा सकें। इसलिए ये प्रोसेस समझ गए ना? इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है जो कि काम करती है एक पूरी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ग्रुप एक्टिविटीज़, एक कई ग्रुप्स बनते हैं जो किसी एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है? अगला है इंटेंजिबल फोर्स। भाई देखो, काम मतलब सॉरी एक्टिविटी ये एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि है ना आपको दिख जाए। ठीक है? मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ तो है नहीं ना जो आप देख सको। ये तो एक फीलिंग सब्जेक्ट्स है, फीलिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ओ देख मैनेजमेंट जा रहा, वो देख क्या शानदार लग रहा है यार बंदा या बंदी जो भी है, क्या शानदार है यार। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोई छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी है, बड़ी तोप है बड़ी। वो बड़ी तोप क्या है? वो एक फ़ील है। कई सारे फ़ील होते हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग। हाँ, समझ रहा हूँ। एक फ़ील तो स्पेशल चल रहा है जो मैंने आजकल कई लोगों से मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसे-कैसे लोगों से सुना होगा। हाँ, तो उन फ़ीलिंग को छोड़कर मेन फ़ीलिंग पे आते हैं, मैनेजमेंट की फ़ीलिंग। मैनेजमेंट को हम फ़ील कैसे कर पाते हैं? कभी आपने है ना दुःख महसूस किया है? दुःख कब होता है? कोई भी चीज़ उठा लो, चलो आप जिस चीज़ में समझोगे उस चीज़ को उठाते हैं, और जिस चीज़ की बात मैंने अगर समझी थी कि हाँ, वही चीज़ है, उस चीज़ को उठा के आपको समझाता हूँ कि है ना मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे होता है। अब जैसे कि आप एक रिलेशन में हो, लव लाइफ़ है आपकी, उसमें रिलेशन में हो, ठीक है? रिलेशन ब्रेकेबल है, टूट गया, आसानी से टूटने वाला है, बस अब एंड होने वाला है। दुःख होते हो ना दुखी, वजह क्या है? क्योंकि आप में और उन उसमें जो आपका पार्टनर था, उन दोनों में एक मैनेजमेंट नहीं बन पाया। वो दोनों काम कर मतलब वो दोनों एक रिलेशन में थे, लेकिन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए मैनेज नहीं कर पाए रिलेशन को, ठीक है? तो उस वजह से आपका काम नहीं हुआ, आपकी एक्टिविटी इनकम्प्लीट रह गई, और इनकम्प्लीट रहने की वजह से आपको अंदर से दिल टूटने वाली फीलिंग हुई। हुई? हुई ना? तो यही चीज़ आपकी मैनेजमेंट हो गई कि आपकी इनएप्रोप्रिएट वर्क की वजह से, एक्टिविटी की वजह से, गेटिंग थिंग्स डन की वजह से आप नहीं कर पाए। जो आप चाहते थे, वो आप डिज़ायर करते थे, वो आपको नहीं मिल पाया। सिर्फ़ एक ग कुछ ही गलती से, क्योंकि आप इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से आपको जो डिज़ायरेबल थिंग थी, वो आपसे दूर चली गई और आपको बुरा लगने लगा। ये होती है फीलिंग कि मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए, इसलिए आपको फ़ील हो रहा है बुरा। लेकिन उसी जगह आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाते हो, अपने पूरी लाइफ़ पे काम करते हो, साथ-साथ में रिलेशन को भी टाइम देते हो। बस, यही चीज़ तो मेन है। मैनेजमेंट को आप पूरा टाइम दे रहे हो, ढंग से निभा कर रहे हो, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क डन कर रहे हो। तब जाके वो मैनेजमेंट आप फ़ील कर रहे हो कि अब अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा जाएगा, क्योंकि उस वक़्त है ना, आप फ़ील ऐसे करोगे कि हाँ यार, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा चल रहा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है, खुशी होती है हर वक़्त में। तो वही खुशी तो आपको दिखा रही है कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो बहुत अच्छे से, तब जाके ही तो आपको वो खुशी हो रही है ना? सही हूँ ना मैं? तो वो इनटैंजिबल फ़ोर्स होती है ना, वही आपकी एक हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस को शो कर रही है कि आप अगर काम अच्छे से कर रहे हो तो आप हैप्पी हो, मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो तो आप हैप्पी हो, लेकिन आप
मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आप अनहैप्पी हो। हैप्पी होना चाहोगे कि अनहैप्पी होना चाहोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। आ जाएँ आगे, चलें आगे। अगला अपना है ऐसे जो अगला अपना है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है? काम उठा लिया, बिजनेसमैन है आप, समझना, बिजनेसमैन है आप, काम उठा लिया आपने, काम उठा लिया, काम उठाने के बाद क्या कर रहे हैं आप? एक काम उठा लिया, कंप्लीट करके दे दिया। याद रखो बिजनेसमैन हो, दूसरे काम को ढूंढोगे ना, कंटिन्यू ही चल रहा है ना काम। पहला काम कंप्लीट, दूसरा काम ढूंढ रहा है, दूसरा काम कंप्लीट, तीसरा काम ढूंढोगे, तीसरा काम कंप्लीट, चौथा काम ढूंढोगे। ऐसे काम ढूंढते 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 आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा और आप भी चलते रहोगे। कॉन्टिन्यूस हो गई प्रोसेस, रुकी थोड़ी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गई। अब अपन देखो चलते हैं मल्टी डायमेंशनल। हाँ, ये आखिरी पॉइंट है कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ये मैनेजमेंट होता है ना मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि एक नहीं अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं इसमें। ब्रह्मदेव की आँख से नहीं, आँख से तो भोलेनाथ की होती है, ब्रह्मदेव के केशों से नहीं, केशों से भी नहीं, कमंडल से निकली गंगा माता अपने अंदर कई ब्रह्मांड ले आई और बीच रास्ते में छोड़ते छोड़ते निकलती गई आगे, निकलती गई, निकलते जाने से अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ब्रह्मांड को छोड़ के निकले। वो निकले थे वर्क, मतलब मैनेजमेंट इज एन वर्क, मैनेजमेंट इज पर्सनल एंड मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल, है ना। तो ये तीन तरह के मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल हम देखने वाले हैं। तो चलिए और बताइए समझ में आया ये क्या क्या चीज़, मतलब मल्टी डायमेंशनल क्या कहती है? अब मैं बताता हूँ। ये एक सिक्के के तीन पहलू नहीं है, ये एक ऑटो होता है ना, थ्री व्हीलर, उसकी तरह है ये काम, कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है क्योंकि मैनेजमेंट वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क। वर्क मतलब कि मैनेजमेंट किसी काम को कर रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे चलते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क पे चलते चलते हम सोचने लग गए कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क से क्या समझ में आ रहा है? वर्क से समझ में आ रहा है वर्क मतलब काम। काम कैसे होता है? मेहनत से, मेहनत से होता है। चलो, मतलब कि वर्क से हम ये समझें कि जो हमने एक्टिविटी ली है ना, उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में हम ईजी बनाते हैं। हम उस एक्टिविटी को ऐसा कर देते हैं कि वो हमारे लिए अचीवेबल हो जाए, अचीवेबल हो जाए। मतलब ईजी नहीं है एक्टिविटी, लेकिन हम उसके लिए कुछ काट के उसको डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं जिससे कि वो हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलें, आप कैसे है ना कंप्लीशन वाली एक्टिविटी को, सॉरी एक्टिविटी को कंप्लीशन वाले गोल्स में बांट सकते हो। जैसे कि आप मिसाइल बनाते हो, ठीक है, मिसाइल बना रहे हो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ, बनाओगे आप लोग, मेरे को यकीन है आप ही बनोगे अगले आयरन मैन। तो आप मिसाइल बना रहे हो। अब वो मिसाइल बनाते हुए आपको जैसे कि इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई, और इक्विपमेंट्स आने ट्रक में, एक बड़े ट्रक में। अब आपने है ना उसके लिए ऐसे ही कोई ऐसा रख लिया कि है ना मैं ये गोल को पूरा करके रहूँगा और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि मैं भाग के जाऊँगा और है ना उन एक ट्रक के इक्विपमेंट्स को अपने कंधे पे लाद के भाग के एक पल में आ जाऊँगा। ऐसा तो कोई आप गोल रखोगे नहीं ना। ऐसा गोल रख दिया तो आप तो इंसानी जाति को बिल्कुल आर-पार हो चुके हो। आप महापुरुष बन चुके हो और महापुरुष को कोई डर नहीं होता। महापुरुष महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष है। 3 बार होता है, 4 बार कर लिया। तो अब महापुरुष हमको बनना नहीं, हम आम इंसान हैं, आम इंसान की तरह सोचते हैं। आम इंसान क्या सोचेगा कि ठीक है, अभी के अभी ऑर्डर दो और है ना 1 ट्रक माल मँगवा दो। मतलब काम को काट के जल्द से जल्द काम को करने के लिए ऑर्डर उसी वक़्त दे दिया। तो मतलब वर्क हमसे कहता है कि जो आपने काम लिया है, उस काम को करने के लिए, उस काम को करने के लिए उसे बंचेस में काटो और बंचेस में काट-काट कर उस काम को कंप्लीशन पे लाओ। ठीक है? समझ गए? ये होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मतलब मल्टी डायमेंशनल, और जो वर्क में एक पार्ट है मल्टी डायमेंशनल का, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वो होता है इसमें। अब सेकंड है पर्सनल। पर्सनल ये कि चलो ठीक है, हमने काम कर लिया, हमने काम को डिसाइड कर लिया कि कैसे काम होगा। अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन करेगा। उस पर्सन को पहले पकड़ेंगे ना, तो उस पर्सन को पकड़ने के लिए हमको क्या करना है? ऐसे तो कह नहीं सकते, अरे ओ चल चल पहली फुर्सत में लेके आ चल, चाय रे तू लेके आ चल। ऐसा तो कहेंगे नहीं ना। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपको ये सामान लाना है और जल्द से जल्द लाना है, और आप बीच में अगर आपको भूख लगे, क्योंकि अगर टाइम लंबा होगा तो हमें ना एक फीलिंग दिखाएंगे उसको कि वो हमारी फैमिली है। बिकॉज if you are not show him or her that you are the family of them, then they will they will doing work with not effectively, they doing also, but they doing that work only, they not give her or him 100% potential
टू द वर्क, समझे ना? तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब उसको अपनापन दिखाओ और उसको ऐसी नीड और एनवायरनमेंट दो जिससे कि वो है ना उस काम को जल्द से जल्द टाइम पे कर सके, ठीक है? और ये ग्रुप में भी होता है और सिंगल भी होता है। अब अगला होता है अपना ऑपरेशन। ऑपरेशन बहुत ईज़ी है, देखो अब हमने ये देख लिया कि एक्टिविटी को काट-काट के हमको करना है। एक्टिविटी को करने के लिए जो पर्सनल की ज़रूरत है, उसकी हमने मदद ले ली और उससे उसने काम करने के लिए राज़ी हो गया। अब अब हम ऑपरेशंस पे आते हैं। ऑपरेशन क्या होता है? ये पोस्टमार्टम वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन एक नॉर्मल ऐसे ही समझ लो आप, थोड़ा पोस्टमार्टम की टाइप के ऑपरेशन कि हम है ना मार्केट को एनालाइज़ करें थोड़ा-सा। एनालाइज़ करें मार्केट को कि मार्केट में किस तरह से ऐसे तरह के काम होते हैं, उनको है ना मिक्स करके एक नए तरीका बना लें, डेवलप कर लें और ब्रह्मांड के रचयिता बन जाएँ, जो आप बन सकते नहीं। तो ब्रह्मांड के रचयिता बनने से अच्छा आप एक नए आइडिया के रचयिता बने और उस नए आइडिया में आप देखें कि है ना जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है कि जो एक्टिविटी हमने ली है, उस एक्टिविटी को कंप्लीट हम कैसे करें? क्या-क्या स्टेप्स हम फॉलो करें कि वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए? ये हम सोचते हैं, ठीक है? समझ गए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन? समझ गए ना? अब यही चीज़ें घूमती-घूमती आएँगी वापस। तो इन चीज़ों को घूमते-घूमते वापस से आते हैं और अब है ना मेन चीज़ इसकी खत्म होती आई, अब इसकी टेम्परेरी चीज़ बची है जो आप ईज़िली से समझ जाओगे। लेकिन इन चीज़ों को याद करने का एक 2 मिनट का सेशन। देखो, सबसे पहले हर चीज़ को याद करने के लिए है ना एक स्टेप होता है कि हमने उठाया मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है? मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि मैनेजमेंट हम किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है? ये आना चाहिए। फॉर अचीविंग अ गोल, फॉर अचीविंग अ गोल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस आ गई। फिर क्या मैनेजमेंट हर जगह फैला हुआ है? हमारे दिमाग में तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को पूरा करेंगे कि मैनेजमेंट हर जगह फैला हुआ है? हाँ, मैनेजमेंट हर जगह फैला हुआ है, दैट्स मीन्स इट इज़ परवेसिव है। फिर मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक और नॉट? क्या मैनेजमेंट है ना बाहर बाज़ार को देख के बदलता है? लोगों को देख के बदलता है? हाँ, बिल्कुल बदलता है। आप पॉइंट नोट कर लेना, पर्वेसिव, डायनामिक और इधर से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये आपको है ना मेनली हर चीज़ में दिखेंगी, हर एक-एक चीज़ में दिखेंगी आगे के चैप्टर्स में। ये 3 पर्वेसिव, डायनामिक और कॉन्टिन्यूअस हर एक चीज़ में दिखेंगी आपको। तो इनको तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में है ना सेट कर लीजिए एज़ अ रिमाइंडर। तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि डायनामिक होता है, हाँ, डायनामिक भी होता है भाई, नेचर को देख के सब कुछ बदलता है, ठीक है ना? अब हम देखते हैं, अब हमारे दिमाग में आया ना क्वेश्चन आता है, क्या ये है ना कभी रुकता है मैनेजमेंट? नहीं, कभी नहीं रुकता। दैट्स मीन्स इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फिर क्या मैनेजमेंट को करने के लिए हम सफिशिएंट है क्या? मतलब हम अगर चाहेंगे तो अकेले मैनेजमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं। एक अकेला मैनेजर पूरी कंपनी को कैसे सँभालेगा? उसको तो काटना पड़ेगा ना हर एक वर्क को करने के लिए उसको छोटा-छोटा करना पड़ेगा ना, है ना? तो सेम बात कि मैनेजमेंट को करने के लिए उसे पहले तो वर्क को काट के है ना समझना चाहिए कि कैसे-कैसे उस वर्क को करा जा सकता है। फिर पर्सनल्स की मदद लेनी चाहिए, मतलब लोगों की मदद लेनी चाहिए। ये ह्यूमन रिसोर्स सब जगह आप देखेंगे। ये देख लो आप, यहाँ पे आ गए फीचर्स में पर्सनल, फिर इधर ऑब्जेक्टिव्स में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम इम्पोर्टेंस में देखेंगे इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे ये अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट। मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट में भी आप पर्सनलाइज़्ड एप्लीकेशन देखेंगे। हर चीज़ में देखना पर्सनल्स को। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ी रिसोर्स है। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी अच्छी वाली, तो हमारी कंपनी का ग्रोथ पक्का है, पक्का, बिल्कुल ऊपर ही जाएँगे हम। तो देखो, अभी हमारी हो गई, फिर इंटेंजिबल, क्या मैनेजमेंट हमको दिखाई देती है? ये दिखाई तो नहीं देती, फ़ील होती है। बस ये क्वेश्चन्स आए थे और हमने है ना फिट कर दिए ये क्वेश्चन्स। अपने दिमाग में जो क्वेश्चन्स आए उनमें फिट कर दिए। फिर से बताऊँ एक बार, क्या मैनेजमेंट मतलब स्टार्टिंग से ढंग से, क्या मैनेजमेंट करना ज़रूरी है? यस, बिकॉज़ ये हमें मदद करती है एक गोल को पाने में, पहले ही। क्या मैनेजमेंट करने से हमें मतलब क्या मैनेजमेंट है ना एक ही जगह पर फैली हुई है, मतलब और जगह नहीं है? नहीं, गलत। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह फैली हुई है। तीसरी, क्या मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो है ना कभी रुक जाती है कहीं-कहीं पे? नहीं, मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है ना? क्या मैनेजमेंट हम अकेले बैठ के कर सकते हैं? नहीं, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है, जिसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। 4 हो गई। फिर क्या मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है? मतलब या फिर टेंजिबल चीज़ है, जिसे हम देख सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट जा रहा है? नहीं ना, इंटेंजिबल है। तो हाँ, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है। और और क्या बची? और जैसे कि क्या मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है? मतलब क्या मैनेजमेंट है ना एनवायरनमेंट को देख के बदलती है? लोगों की नीड्स को देख के बदलती है? बिल्कुल बदलती है, क्योंकि लोग जो चाहेंगे वही हम बनाएँगे और हम जो बनाएँगे वही लोग खाएँगे, है ना? तो इस तरह से 6 तो मैंने आपको बता दी और एक ग्रुप एक्टिविटी है, 7 हो गई। ऐसे याद करना, ईज़िली से याद होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आपका जल्दी-जल्दी से खिंच जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 1 घंटे में है ना आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स मल्टी ये वर्क पर्सनल ऑपरेशन, ये है अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, ये एक अलग ऑब्जेक्टिव है जो कि सोसाइटी के लिए बन गया। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है हमसे? ऑब्जेक्टिव मतलब चाहना, कि वो चीज़ हमसे क्या चाहती है, वो चीज़ हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव वो हमारा है। तो ऑर्गेनाइजेशन हम किन-किन के साथ काम करते हैं? पहला ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दूसरा लोगों के लिए काम करते हैं, तीसरा हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हमारे हमारे साथ मिलके उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो इन 3 चीज़ों से हमें ये तीनों चीज़ याद हो गई। तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? सिर्फ़ 3 चीज़, कि भाई पहले मुझे रहने के लिए जगह दो। मार्केट दो एक बना के, कि है ना लोग आपसे खरीदें सामान उसको या सर्विस को। तो ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल सर्वाइवल सेकंड, वो कहती है कि ठीक है अब आपने मुझे सर्वाइव करा दिया, लेकिन बिना सिर्फ सर्वाइव सर्वाइव से है ना हमको आगे बढ़ना नहीं होगा हमारा। मेरे को बढ़ना है, डेवलप होना है। एक इन्फेंट बेबी, छोटा बच्चा जब बन मतलब पैदा होता है, तो वो धीरे धीरे पहले कहता है उसे जगह दो घूमने फिरने के लिए, जिससे कि वो चलना सीखे, है ना? तो मतलब ये चलना सीखे मतलब उसे प्रॉफ़िट चाहिए। तो अब वो कहता है कि है ना ऐसे काम करो जिससे कि हमें प्रॉफ़िट भी मिले। तो प्रॉफ़िट लेना उसका दूसरा एम हो गया, प्रॉफ़िट ले लिया। ठीक है, प्रॉफ़िट ले लिया। अब वो बच्चा क्या कहेगा कि अब मुझे ग्रोथ भी चाहिए। तो ग्रोथ चाहिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए वो क्या करेंगे? ग्रोथ के लिए जो उनको प्रॉफ़िट हुआ है, उस प्रॉफ़िट से है ना एक्स्ट्रा कुछ नया स्टार्ट करेंगे उसी बिज़नेस के नाम पर, जिससे उनकी ग्रोथ होगी। मार्केट के अंदर उनको अलग-अलग फीचर्स से जाना जाएगा, है ना? तो इसलिए ये अपनी पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल, प्रॉफ़िट और ग्रोथ हो गई। हो गई? ये ईज़ी है ना? ग्रोथ, कि हमको है ना सिर्फ़ इतनी सी चीज़ में नहीं रहना, हमको इतनी से इतनी, 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 इतनी ऐसे होते जाना है। तो बस यही चीज़ हमको दिखाती है, पहले हमको सर्वाइव करना है इस जगह पर, फिर हमको प्रॉफ़िट चाहिए इस जगह पर, फिर हमको ग्रोथ चाहिए इस जगह पर, सही है? और फिर ग्रोथ के बाद तो है ना ग्रोथ बढ़ती-बढ़ती जाती है, ग्रोथ कभी है ना एंडिंग नहीं होती है, जिसकी वज़ह से हमको कोई चौथा ऑब्जेक्टिव आ जाए हमारे लिए, नहीं है ना? तो ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ये तो ऑब्जेक्टिव लग रही है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब सोशल ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। हम काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं लोगों को, सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को। सोसाइटी हमारी है, तो मतलब काम हमें करना पड़ेगा अच्छा, और काम हम कर रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोसाइटी की वजह से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सोसाइटी हम पे भरोसा करेगी तभी तो होगा, और सोसाइटी का भरोसा हम कैसे जीतेंगे? जब हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे। तो एज अ गवर्नमेंट ऑर्डर, the government said that they decided a single percentage of profit that is made for the society, जो कि सोसाइटी के लिए बनाया गया है कंपनी के द्वारा, ठीक है? ऐसे मैंने मतलब पहले था 3%, अभी का पता नहीं है याद, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट का 3% कंपनी को सोसाइटी को देना ही है। 3% बस। 3% के बाद अगर वो और ज़्यादा चाहे देना तो दे सकता है, जैसे कि अपने रतन टाटा जी देते हैं ना, है ना? थोड़ा बहुत अंबानी जी भी हैं। तो ऐसे है ना, ये सब यही चीज़ बता रहे हैं कि है ना, कैसे हमको है ना इन लोगों की मदद करनी है, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो जैसे सोसाइटी को क्या दे सकते हैं? फ्री स्कूलिंग दे सकते हैं, ठीक है? फ्री कॉलेजेस दे सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम हो गया। फिर क्या दे सकते हैं? हम क्या चीज़ देते हैं सोसाइटी को? गुड्स और सर्विस। तो क्वालिटी गुड्स दे सकते हैं, क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है? फिर क्या चाहती है सोसाइटी? कि उसे चीप चीप लेवल पे मतलब चीप प्राइस में मिले वो गुड्स और सर्विस, ठीक है? तो चौथी चीज़ हो गई, हम उसे चीप प्राइस में दे सकते हैं उन गुड्स और सर्विस को, ठीक है? ठीक है। फिर कंपनी मतलब सोसाइटी चाहती है कि है ना उसके बच्चों को या फिर उनको है ना नौकरी दी जाए। तो कंपनी फिफ्थ हो गई कि उनको नौकरी दे, उनको है ना आगे चलने के लिए इंसेंटिव दे, और उनको आगे उनके लिए है ना काम करे। पाँचवीं हो गई, है ना? डेमो, ये सोसाइटी के लिए जो काम है ना उसमें एक आ जाता है डेमो प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल कराए सोसाइटी को, ठीक है? ये अपन ने देख ली सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अपन देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये सोशल कंप्लीट। अब देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट अपन ऐसे करेंगे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। हम पर्सन को देखते हैं कि पर्सन को जो अपने यहाँ पे काम कर रहा है उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम सबसे पहले एक आपने सुना होगा कि एक इंसान होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि है ना हर पर्सन से बातचीत भी रखता है। हर पर्सन से बातचीत रखता है। हाई लेवल ह्यूमन रिसोर्स नहीं, नीचे वाले लेवल के ह्यूमन रिसोर्सेज़। तो वो बात ऐसे पता रखते हैं और गाइड करते हैं। कोई है ना दुखी हो, तो भाई क्यों दुखी है? उससे अच्छे से पूछते हैं, भाई क्या हो गया तेरे को? आज तू दुखी क्यों है? काम क्यों नहीं कर पा रहा है? वो कहता है सर ऐसी-ऐसी बात हो गई। तो वो अपन से खुल के रहते हैं, जिससे कि हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताएँ और उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालें। अब जैसे मेंटल प्रॉब्लम है, घर की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली है या फिर है ना मेंटल वैसे। तो मेंटल प्रॉब्लम है तो उसमें उसको है ना कुछ वीकेंड गिफ्ट कर सकते हैं अपन, कि है ना एक काम करो तुम इस ट्रिप पे है ना जम्मू कश्मीर चले जाओ लो, कह सकते हैं। या फिर
फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसे, तो कि है ना तुमको ये 10,000 रुपये कंपनी की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता है जिससे कि आपकी है ना दिक्कत दूर हो जाए। तो ये पर्सनल में हम क्या दिखाने उसको, एक इंसान को, कि हम उसके लिए खड़े हैं और वो हमारे लिए खड़ा हो। जैसे कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि मैं आपको है ना यूट्यूब पे फ्री में करा रहा हूँ जो भी है, लेकिन आपकी तरफ से क्या दिखना चाहिए फिर अपोजिट में मुझे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। तो आपको कि आपको परिवार मानता हूँ ना मैं, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सेम जब सामने वाला जो आप हो तो आप भी तो ये करोगे ना कि यार सर इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। एटलीस्ट शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं, एटलीस्ट लाइक और कमेंट करना चाहिए। सब्सक्राइब कर दे तो अच्छा, शेयर कर दे तो और अच्छा। तो ऐसी सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही है ना कंपनी में है ना जब एक इंसान को इंसेंटिव वगैरह मिल जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसकी, तो वो समझता है मतलब दुःख में जो साथ आए वही एक सच्चा रिलेशन वाला इंसान है। न जो दुःख में साथ ना आए वो एक शैतान है। ऐसी बात है, मतलब मैंने बनाई है, अभी बन गई ना, सही बन गई ना। दुःख में साथ आने वाला घर का आदमी, दुःख में साथ ना आने वाला शैतानी आदमी। ये है बात। तो बस शैतानी आदमी से दूर होते हैं अपन, और जो अपना घर का आदमी होता है उसके पास जाते हैं। तो घर का आदमी बनती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले लोग, ठीक है ना? तो एक हम ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं और ग्रुप बेसिस पे भी कर सकते हैं। समझ गए? मुझे यकीन है आप समझ गए होंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करते हैं, फिर सोसाइटी के लिए क्या करना है, फिर पर्सनल्स के लिए क्या करना है। पर्सनल फीचर्स में आ गए, ऑब्जेक्टिव में आ गए, इंपॉर्टेंस में आ गए, और आखिर में आ गए या मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। अब देखो ये वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इंपॉर्टेंस उठाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या जरूरत है, जरूरत क्या है मैनेजमेंट की, ऊपर से देख के जरूरत को कर लो, छुपा दो इसको, छुपा लो इसको पूरा गायब, ठीक है? ऊपर से देख के कर लो। हाँ भाई खुजाते हुए से, हाँ क्या कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट हमें गोल तक पहुंचाती है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरा परवेसिव नहीं होगा, डायनेमिक। हाँ, डायनेमिक मीन्स मैनेजमेंट हमको है ना बाजार को दिखाती है, मतलब एनवायरनमेंट को फील कराती है, एनवायरनमेंट को चेंजेस को दिखाती है कि है ना, एनालाइज कराती है कि एनवायरनमेंट हमसे क्या चाहता है, क्या चेंजेस चाहता है। तो एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग डायनेमिक नेचर, दो हो गई, पहली दूसरी। फिर ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज हेल्प टू मेड ग्रुप एक्टिविटी टू कंप्लीटिंग द वर्क और एक्टिविटी विद द ग्रुप हेल्प, है ना? तो ये हो गई अपनी ग्रुप एक्टिविटी, तीन हो गई। फिर इंटेंजिबल, इंटेंजिबल इंटेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल नहीं, वो फीचर नहीं है। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर आ गई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं, ये भी नहीं है, फीचर्स तक इसी में थे। फिर मल्टी डायमेंशनल में हम उठा सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प टू गेटिंग द वर्क डन, डेफिनेशन उठा के लिख दी ना, मैनेजमेंट हेल्प टू गेटिंग द वर्क डन। सही बात है, गलत बात है? मैनेजमेंट क्या करती है, हमसे काम अच्छे से हो जाए, ये हमारी मदद करती है। दूसरा पर्सनल, मैनेजमेंट हेल्प टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, है ना? दूसरी हो गई। और मैनेजमेंट हेल्प टू एनालाइज द मार्केट, दैट्स मीन्स वी doing the operation or getting a special procedure to completing the operation। समझ गए कि मैनेजमेंट हमारी मदद करती है किसी गोल को पूरा करने में, किसी एक अलग से प्रोसीजर के द्वारा, कि हमारे पास 10 तरीके काम को करने के, लेकिन उन 10 तरीके में कोई एक ऐसा तरीका है जो कि हमको इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। ये एक इंपॉर्टेंस हो गई। एक इंपॉर्टेंस ये, मैनेजमेंट हेल्प टू डूइंग वर्क विद इफेक्टिव, ये हो गई। और मैं एफिशिएंट में मैनेजमेंट इज हेल्प टू डूइंग वर्क विद एफिशिएंट। कितने पॉइंट्स हो गए? कम से कम 7-8 पॉइंट्स तो हो गए होंगे ना। एक बात याद रखना, ऐसे आप पॉइंट्स को शो करना फिर उनको एक्सप्लेन करना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये देखो इस तरह से, ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अगले जो अभी अभी थोड़ा और है ना, उसको मैं है ना अलग वाले डायग्राम में एक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगा। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये नॉर्मल वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको और स्पेशल से बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। मेरे सामने 5 हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी 8 या 9 के आसपास। देख लो, अचीविंग ग्रुप गोल बताया था मैंने, ग्रुप को है ना साथ में लाके गोल कराती है, गोल को अचीव कराती है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, मैंने बिना देखे बोला था ना। फिर क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को है ना ये एनवायरनमेंट देखने में मदद करती है और ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाती है जिससे कि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदले। फिर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल की मदद करती है, हर पर्सनल को दिखाती है कि हम उसके साथ हैं तो वो हमारे साथ रहे, बताती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है, ये पॉइंट रह गया था, याद रख लेना आप, इधर से उठाया है अपन का। तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करती है, सोसाइटी में इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, सोसाइटी वालों को काम देती है और सोसाइटी को अच्छे अच्छे गुड्स और सर्विस देती है। हो गई इंपॉर्टेंस, ईजी थी ना इंपॉर्टेंस? बस मतलब अब हमने ये जो चीज़ें पढ़ ली ना, इसके बाद अब सब कुछ इससे रिलेटेड होगा, इसी के रिलेटेड होगा सब कुछ। लेकिन एक मतलब कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक आर्ट है।
ये चीज़ हमसे कही जा रही है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है, आर्ट है। तो इसमें क्या चीज़ें देखने लायक हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर मैनेजमेंट आर्ट्स है तो इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी। जैसे कि हमने एफ.डब्ल्यू. टाइलर, कोई एक स्पेशल एक इंसान आ गया जिसने ना एनवायरनमेंट को देख के कुछ थ्योरी बना दी, तो वो उसकी थ्योरी को हम तक पहुँचाया जा सके, हम लोगों तक पहुँचाया जा सके, हम लोग जान सकें। तो उसके लिए तो उस इंसान की थ्योरी के बारे में अच्छे से जानना होगा ना। और वो जानना कैसे होगा, वो तो 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद, कम से कम 100, अरे 200 मान लो, 200 तक जी जाएगा। ऐसी दाढ़ी बना लेगा, कहेगा मैं बाबा एफ.डब्ल्यू. टाइलर, हमसे आशीर्वाद लें और आप जानेंगे बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में, है ना? 200 साल के बाद तो मरेगा, लेकिन इसकी थ्योरी तो आगे तक जाएगी ना इसके नाम को लेके। तो बस इसने लिख दी अपनी थ्योरी और थ्योरी लिख के हम तक पहुँचा दी। तो हम जो किताबें पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, अब आर्ट्स में हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और एक्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। फिर पर्सनलाइज़्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज़्ड एप्लीकेशन मतलब एक इंसान है, एक इंसान अपना माइंड तो चेंज कर सकता है, लेकिन उसका माइंड स्ट्रिक्ट थोड़ी है, कोई एक जगह पे थोड़ी रह सकता है स्टिक करके, ये ना ऐसे एक डंडी ली, वो मिट्टी में गाड़ दी, अब वो हिलनी नहीं चाहिए। ये ह्यूमन माइंड है, ये चेंज पल पल में होता है, पल पल में। तो ऐसे ही ये ह्यूमन माइंड हमको दिखाता है कि है ना, ये जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है ना, ये यही कहती है कि 10 लोग हैं, 10 लोग 10 काम करेंगे, और वो 10 काम करेंगे ना, तो वो 10 काम जो हैं वो अलग अलग तरीके से करेंगे, कोई का सिंगल तरीका नहीं होगा। तो वो अलग अलग तरीके से करने का वजह जो है वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन को दिखा रही है कि हर इंसान की अलग सोच होगी काम करने की, और उस काम करने की अलग सोच को हम कहेंगे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, एक आर्ट है, आर्ट का मतलब ही क्या हो रहा है, आर्ट मतलब एक अलग प्रतिभा, एक अलग थिंग जो कि है ना हमको दूसरों से अलग कर रही है। दुनिया में काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन पेंटिंग, डांसिंग और फ़िल्म मेकिंग ऐसे कुछ काम हैं, वो एक क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं ना, जो अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रहे हैं, दुनिया तक ला रहे हैं, है ना? तो आर्ट के हिसाब से अपन बोल रहे हैं आर्ट, तो ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस तो आ ही गई कि जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा, जैसे एक पेंटर का एग्ज़ाम्पल उठाऊँ मैं, आप पेंटर हो, ठीक है? आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आप सीखोगे, और उतना अच्छा सीख के आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ आईं, तो उन हज़ारों चीज़ों को आप मिक्स करके एक सिंगल चीज़ बनाओगे, तो वो कितनी शानदार होगी, कितनी अच्छी होगी, तो वो आप क्रिएटिविटी लाए ना। तो ऐसी वजह से कहते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। समझ गए? ये होती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब अपन अगले पे चलते हैं, तो चलिए। हाँ जी, अब अपन आ गए थे इस वाले टॉपिक पे, मैनेजमेंट एज़ साइंस। तो देखो, साइंस की बात कर रहे हैं हम। हमको ये पता है कि साइंस है ना रिज़ल्ट होती है। साइंस ऐसी होती है जिसमें हर चीज़ एक प्रैक्टिकल को दिखा के है ना करी जाती है। जिसने भी साइंस में है ना बताया है कि ये चीज़ इस तरह से होती है, उस सब ने है ना उन सब के नेम नोटेड है साइंस के अंदर। वो प्रैक्टिकल बेसिस होते हैं क्योंकि, है ना? चाहे आप कोई भी उठा लो, न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी, मैथ साइंस में ही एक तरह से है ना अपन जोड़ते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं पीसीएम और पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, ऐसी तो बात कर रहे हैं, तो वो मैथ भी इसी में शामिल है। इसलिए किसी का भी आप नाम देख लो, कोई भी बड़ा शख्स होगा, तो वो अगर साइंस से रिलेटेड है, तो उसने कुछ ना कुछ थ्योरीज़ दी हैं विद सम प्रैक्टिकल्स, एंड वी आर really at that time noted that the all principles are a systematic body are came after some experiment done by that person, that name written in the book of written in the book of yours। तो जो वो थ्योरी दी है ना उसने, वो इंसान मतलब बहुत माइंडेड पर्सन है, उसने है ना प्रैक्टिकल्स किए हैं। तो इस चीज़ से हम मैनेजमेंट एंड साइंस में पढ़ें, तो देखो कुछ तो ऐसे लोग थे जो मतलब सुबह उठते हैं, वो कहते हैं यार मैनेजमेंट एंड साइंस की मतलब ऐसे कहते हैं सुबह उठते ही कि यार ये कोऑर्डिनेशन जैसी चीज़ें होनी चाहिए बुक में। ऐसे माइंड उठा और उठते ही है ना माइंड से निकाल दिया वर्ड, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। उठते हैं, उठकर उन्होंने कुछ चीज़ है ना, जैसे उनके दिमाग में कुछ चीज़ आई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, एक्सपेरिमेंट की और वो सक्सेस रही, तब जाकर उन्होंने कहा कि ये थिंग, जो थिंग उन्होंने है ना क्रिएट की है, वो थिंग एक तरह से ऐसी थिंग है जो कि अब से है ना एक प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू बताई जाएगी, एक प्रैक्टिकली थिंग बन चुकी है। ठीक है ना? जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन पे कभी बाहर निकलते हो, आपने कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो आप प्रैक्टिकल हो रहे हो ना उसमें, तो ऑब्जर्वेशन भी तो एक प्रैक्टिकल थिंग हो गई ना आपके लिए, जो कि किसी इंसान ने है ना क्रिएट की थी अपने माइंड से।
तब जाके डायनामिक नेचर के बारे में हम मतलब पता लगा पाए, जान पाए। तो इसी तरह से मैनेजमेंट एज साइंस के बारे में हम देख रहे थे। देखो मैनेजमेंट एज साइंस ये इसलिए है ना, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन को बोल रहा है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये आपको जो दिख रहा है ये इसलिए बोल रहा है इस बात को, क्योंकि जो अपन है ना कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको एक्सपेरिमेंट करे बिना है ना यूज़ नहीं कर सकते, मतलब बना नहीं सकते या है ना पे नहीं कर सकते सर्विस की तरह। सही है, लाइक दैट अगर आप केमिकल वगैरह बेचना चाहते हो, केमिकल क्या है, केमिकल्स के लिए तो लाइसेंस की आपको ज़रूरत है। आप जहाँ बिजनेस में रहे हो, एग्जैक्टली योर मेन पर्पज टू गो टू द बिजनेस, to do the business in market, but you haven't the license. If you haven't the license, then you will not the part of the market with the specific market condition. ओके, तो इसी तरह से अपन देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस के होते हुए कोई कोई ऐसी चीज़ होती हैं जिनके लिए ना कुछ नेसेसरी चीज़ बन जाती है, मतलब कुछ नेसेसरी हो जाता है करना। कुछ ऐसे जैसे कि बम बना, जैसे वो होते हैं ना क्रैकर्स बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए और केमिकल्स बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया जाता है। किया जाता है, कुछ एक्सपेरिमेंट बनाए गए थे, ऑब्जर्व करके बनाए गए थे, किए गए थे एक्सपेरिमेंट्स, गए थे। अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट जब किए गए थे ऑब्जर्व करके, तो उसके लिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिएगी ना कि इस चीज़ को करा कैसे जाए। एक फिक्स नॉलेज होती है उसकी। अगर आपसे कह रहे हैं कि है ना, जैसे H2O को बनाने के लिए है ना, H2O को बनाने के लिए H प्लस O2 को मिक्स कर दो, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स कर दो तो हमारा H2O बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये कहा गया और ये इसी तरह से तो बनता है। अब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन की अपन ने 2 ले ली और H2 बन गया वो, और है ना ऑक्सीजन को है ना सिंगल माना अपन ने, तो अपन का जब क्रॉस बॉन्डिंग कराएँगे अपन तो वो बन जाएगा HO2। अब HO2 और H2O अलग-अलग है ना, तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत पड़ी ना हमको कि हमारा पार्ट क्या है। हम हाइड्रोजन का एक पार्ट लेंगे, ऑक्सीजन के 2 लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे और उन दोनों के एटम्स को एक दूसरे में बाँट के उसको बना देंगे H2O और वो बन जाएगा हमारा वाटर, वाटर बन गया। लेकिन अगर आप महान इंसान हो तो आप HO2 भी बना सकते हो, लेकिन वो वाटर नहीं बनेगा, वो कुछ और ही बनेगा। इसलिए मतलब कुछ चीज़ हमको जो बनानी है, जो भी चीज़ हमको क्रिएट करनी है ना, उसके लिए सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने आपको वाटर का। नहीं, कुछ भी चीज़ ऐसी बनाई जा रही है ना, तो उन सब के लिए एक मिनिमम सोर्सेज़ का एटम मिक्स होगा और उनको मिक्स करेंगे केमिकल्स को या कुछ भी जो होगा आपके पास गैसेज़, केमिकल्स, रिएक्शंस, उन सबको बराबर ऐड करके फिर एक नई चीज़ बनेगी जो कि है ना सर्विस या गुड्स के मोटिव पे दी जाती है। तो देखो, अब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, हो गई ना, समझ गए ना कि एक चीज़ जो फिक्स है कि कैसे उसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना? ऐसे थोड़ी है कि कार बनानी है, भाई हम ये पार्ट लगाएँगे कार में, दूसरी कंपनी कह रही है कि हम ये वाला पार्ट लगाएँगे। ये डायनामिक हो गया ना, लेकिन साइंस में क्या कह रहा है, किसी ऐसी कोई एक चीज़ है जो कि है ना हम बनाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को कैसे बनाएँगे, उस चीज़ में ये केमिकल मिलाएँगे और ये केमिकल मिलाएँगे, इन दोनों को मिलने के बाद ही ये चीज़ बन के तैयार हो जाएगी। फिक्स हो गया ना, ये चीज़ ऐसे तैयार होगी 2 केमिकल को बनाने मिक्स करने के बाद। तो वो हो गई अपनी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ज़रूरत पड़ गई ना हमें। अब इसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये कहता है कि पूरा संसार में जैसे कि है ना, हम वो उस चीज़ को बनाएँगे ना, जो चीज़ मतलब इफ एनीथिंग व्हिच इज़ मेड बाय अस, then the whole the world made that thing with that type of things, made that thing with that type of things which is used by us। ठीक है, मतलब अगर हमको है ना 2 बनाना है तो 1 + 1 ही करना पड़ेगा, ठीक है? 2 बनाना है तो 1 + 1 ही करना पड़ेगा। 10 बनाना है, मतलब 11 बनाना है तो 10 + 1 करना पड़ेगा। या 5 + 1 मतलब 5 + 6 ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपन देखो अपन इस तरह से ना जाएँ, मैथ में ना जाके ये करें कि अगर हमको कुछ चीज़ बनानी है ना, जैसे कि वाटर बनाना ही है हमको, प्योर वाटर, क्लीन वाटर, जिसमें पार्टिकुलर मैटर्स ना हो, तो उसमें हमको करना पड़ेगा H H1 के साथ और O2 के साथ, ठीक है ना? तब जाके वो वाटर बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि H को 2 दे दें, O को 1 दे दें, तो जाके हमारा वाटर बन जाए, ये नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि पूरा संसार है ना पानी को इसी तरह बनाएगा कि वो H का 1 एटम लेगा, O का 2 एटम लेगा, दोनों को मिक्स करके एक क्लीन प्योर वाटर बनाएगा, जैसे कि जो हमें बोतल्स में मिलता है। ठीक है, समझे? ये होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो हम करेंगे वही संसार करेगा, मतलब हम संसार के कर्ता-धर्ता बन गए। यूनिवर्सल वैलिडिटी के बाद आप प्रोफेशन पे आते हैं। प्रोफेशन क्या कहता है हमको कि प्रोफेशन के लिए एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। मतलब अगर आपको जैसे सीए बनना है, आपको आईसीएआई क्रैक करना है, तो एग्ज़ाम भी वही लेगी, है ना? आपको मेंबर बनना है आईसीएआई में, तो एग्ज़ाम भी वही लेगी ना? आपको कोर्ट में है ना, मतलब आपको लॉयर बनना है, तो आपका एग्ज़ाम मतलब आपका एग्ज़ाम जैक के द्वारा लिया जाएगा। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह, जैसे अगर आपको ऐसे
नॉर्मल जज बनना है, लॉयर बनना है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम्स क्रिएट कराती है गवर्नमेंट थोड़ी कराती है उसे एक स्पेशल एसोसिएशन क्रिएट कराती है ना। तो बस हर चीज़ के लिए एक अलग नॉलेज चाहिए। सीए के लिए आपको अकाउंट्स वगैरह की सारी नॉलेज चाहिए, लॉयर के लिए आपको आर्टिकल्स की सारी नॉलेज चाहिए। आपको एक इंसान ऐसा थोड़ी है जो कहेगा कि मैं सीए करूँगा। सीए के साथ-साथ मैं लॉयर भी बनूँगा, ऐसा तो कोई सी में नहीं है ना। मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ के वो दूसरी सब्जेक्ट से रिलेट तो कर ही नहीं सकता ना। एक लॉयर बिल्कुल अलग है, एक सीए बिल्कुल अलग है, एक डॉक्टर बिल्कुल अलग है, एक सीएस बिल्कुल अलग है, सब बिल्कुल अलग हैं। इन सब की नॉलेज अलग है, इन सब का एक थिंकिंग प्रोसीजर अलग है। डॉक्टर सोचेगा कि है ना मतलब इंसान की बॉडी का पोस्टमार्टम करना है तो उसको कैसे काटें, क्या करें? अकाउंटेंट सोचेगा, सीए सोचेगा कि है ना हमको ये टैक्स देना है तो इस टैक्स के लिए है ना कितना परसेंटेज बनता है, उस चीज़ के हिसाब से हम टैक्स देंगे। और इसी तरह से है ना लॉयर सोचेगा ये केस आया तो इस केस को सॉल्व करने के लिए पहले जानकारी निकाली जाए, फिर आर्टिकल्स को देखा जाए, आर्टिकल्स कौन-कौन से लगेंगे, ये सब जानकारी निकलने के बाद ही एक केस सॉल्व होगा। तो इस तरह से हर किसी को अलग-अलग नॉलेज चाहिएगी ना, तो ये बस यही बता रहा है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिएगी, जो स्पेशली उस फीचर्स में ऐड हो। अगला रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कि अगर आपको है ना ये सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर ये बनना है ना, तो इसके लिए आपको एक डिग्री चाहिएगी। डिग्री चाहिए ना, और बिना डिग्री के आप ये नहीं कह सकते कहीं भी जाके, हाँ जी, हम सीए हैं, हम सीए हैं, आप हमारा स्वागत करें। सामने वाला तो झट से गाल पे तमाचा मार के कहेगा, डिग्री दिखा, डिग्री दिखा, कहेगा ना, डिग्री तो है नहीं। बस डिग्री नहीं है तो हम उसे मतलब हम अपने आप को सीए भी नहीं कह सकते, क्योंकि सामने वाला भड़क उठेगा, भड़क जाएगा भाई, पूरी तरह से भड़क जाएगा। इसलिए अच्छा ये है कि विदाउट डिग्री प्रोफेशन को माना ना जाए। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, जब आप अगर है ना प्रोफेशनल में जाना चाहते हो तो आपको डिग्री की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब अगला प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी आप काम कर रहे हो ना उसके लिए है ना एक एसोसिएशन बनती है, मतलब एक ग्रुप बनता है जो ग्रुप उस काम को या फिर उस प्रोफेशन को है ना मेंबर्स से जोड़ता है। ठीक है, सीए की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। सीए सीए कौन कराता है? आईसीएआई कराती है ना, आईसीएआई कराती है। फिर ये सीए कराती है आपको, तो ये पेपर्स भी कंडक्ट कराती है, फिर उसके बाद डिग्रीज भी देती है, तो आप इसके मेंबर्स बनते हो डिग्री लेने के बाद। जब आपके पास डिग्री आ जाए फिर आप कह सकते हो कि हाँ मैं सीए हूँ। तो ऐसे ही ये प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं स्पेशल प्रोफेशन के लिए, जो है ना सिर्फ एक ही जगह पर ध्यान देती है कि हमको ये इस तरह के मेंबर्स चाहिए जो इन डिग्रियों को पास करके हमसे ज्वाइन हो सके, जिसमें कैपेबिलिटी हो। डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री को क्लियर करके ही बनता है, आईसीआई की डिग्री को क्लियर करके बनेगा सीए। ऐसी है ना और डिग्रीज को क्लियर करके लॉयर, डॉक्टर और ये सीएस, सीए वगैरह बन जाते हैं। अब इनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखो ये रूल्स और रेगुलेशन को शो कर रहे हैं कि अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो आपको हम जैसे कहेंगे इस तरह के प्राइवेसी एंड पॉलिसी अपनाने ही पड़ेंगे, साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको यही रखने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों को मान के हम ठीक है, ये हमने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मान लिए, तब जाके हम प्रोफेशनल एसोसिएशन में पूरी तरह से ज्वाइन हो गए। और फिर सर्विस मोटिव, अब जैसे कि कोई है ना डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि है ना लोगों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लोग बीमार होंगे तो वो उसकी जेब भरेगी, लेकिन उसको दिक्कत भी तो होगी। और ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना ये सिर्फ सर्विस देना जानते हैं, इनको सर्विस देने से मतलब है। इसलिए ये जैसे लॉयर कभी नहीं कहेगा कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना घर में परेशानी हो लोगों के, जिससे कि वो मेरे पास आएँ और मेरी जेब भरे। या फिर है ना सीए ये नहीं कहेगा कि है ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को छुपाएँ और टैक्स को छुपाने के लिए मेरे पास आएँ, या फिर है ना टैक्स भरवाने के लिए मेरे पास आएँ, जिससे कि मैं एक है ना अमाउंट चार्ज कर सकूँ। सही है? नहीं चाहेंगे ना वो ये चाहेंगे कि जो लीगली चल रहा है वो धीरे-धीरे चलता रहे, और किसी को इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो कि है ना उनके परिवार में दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई तो है ना वो कोर्ट में आ गए, कोर्ट केस हो गया, फिर चप्पल तो एक लॉयर की भी घिसेंगी। इसी तरह से हाल है। बस ये लोग चाहते हैं कि है ना ज़्यादा कुछ ना हो, धीरे-धीरे से जो है ना जिनको सच में प्रॉब्लम्स हो वो आएँ, और जिनको ना हो, जैसे कि कोरोना वक़्त में जब डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए कितनी दिक्कत हो गई थी, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी ना, ये इसी वजह से, क्योंकि ये लोग सर्विस देने वाले लोग हैं। लेकिन अचानक से इन पे टूट पड़ी बीमारी की कहर बरसा पूरी दुनिया पे, तो है ना ये भी है ना बेचारे भोगे थे। इनका एक मोटिव होता है कि हमको सिर्फ सर्विस देनी है, ना कि प्रॉफ़िट कमाना है, क्योंकि इनकी एक बार सर्विस देने के में ही इनको इतना प्रॉफ़िट मिल जाता है कि इनकी जेब भर जाए। और प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट इनका होता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफ़िट वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। इनकी कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, तो सिर्फ सर्विसों पे ध्यान दे रहे हैं। ये अपन का मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन हो गया। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसलिए ये इसका चैप्टर्स भी है जो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। लेकिन इससे पहले इसके बारे में एक एग्जांपल को लेके समझ लें, पीओएसडीसी क्या है। देखो प्लानिंग एक वर्क को लेके करेंगे, प्लानिंग करते हैं अपन कि अपन को असाइनमेंट बनाना है, ठीक है, नहीं छोड़ो,
अपन है ना टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए करते हैं प्लानिंग। तो स्टार्टिंग आप ही सोचना आपके लिए अपने हिसाब से कि आप लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, प्लानिंग करोगे आप पहले कि है ना टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ पे किया जाए, उसमें कितना अमाउंट लगेगा, कितने लोग आएँगे, मतलब जिनको हम है ना जिनसे हम कलेक्शन करेंगे और कितने लोग मदद करेंगे, फिर किन-किन टीचर्स को बुलाना है, सब चीज़ आप देखोगे। ये हो गई आपकी प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइज़िंग, ठीक है ना? फिर उस जहाँ पे आपने जगह चुनी है उसको ऑर्गेनाइज़ कराने की आप सोचोगे कि हम ऑर्गेनाइज़ कैसे कराएँ इस चीज़ को, किस वक़्त पे कराएँ, किस टाइम पे कराएँ, जिससे कि है ना टीचर्स को भी अच्छा फ़ील हो और है ना किसी को है ना दिक्कत ना हो और सब है ना खुशी-खुशी जाएँ और ये कहें कि क्या बात है, क्या तैयारी की बच्चों ने, बहुत शानदार। ऑर्गेनाइज़िंग, फिर पीओएस, फिर स्टाफिंग कि है ना किन-किन लोगों को क्या-क्या काम दिया जाए। अब ऐसे तो है नहीं कि है ना जो लेट आने वाला स्टूडेंट है उससे कहा जाए कि तू है ना सबकी है ना हाज़िरी लगाना कि है ना मतलब हाज़िरी मतलब अटेंडेंस लगाना कि कौन-कौन है ना आ चुका है या कौन-कौन स्टूडेंट आया है जो है ना इन काम को करा या फिर उसके ये दे दिया काम कि है ना ये देखना कि है ना कौन-कौन स्टूडेंट टाइम से अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब इंसान खुद ही टाइम से पाबंद नहीं मतलब टाइम का पाबंद नहीं है, जिसको आपने काम दिया है, तो वो दूसरे का टाइम कैसे फिक्स करेगा किसी चीज़ में? राइट है ना? स्टाफिंग। अब डायरेक्टिंग कि अब जो मेन लीडर होते हैं कुछ, तो वो है ना डायरेक्ट कराएँगे मतलब वो सब बताएँगे कि इस काम को किस प्रोसीजर से किया जाए, प्रोसेस क्या अपनाई जाए कि ये काम अपना पूरा हो। सही है? ये काम कंप्लीट करने के लिए क्या प्रोसेस हम अपनाएँ, उसे कहते हैं हम डायरेक्टिंग। जैसे कि अब मनी को यूज़ करना है, एक हॉल सजाना है, तो हॉल सजाने के लिए प्रोसेस कि यार हॉल सजाना हमारे पास इतना सफिशिएंट मनी है कि हम है ना ऐसे-ऐसे सामान ला सकते हैं, ये झालर सी ला सकते हैं और है ना फूकने ला सकते हैं, उन सबको लगा सकते हैं, तो ऐसा-ऐसा काम हम कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टिंग हम करेंगे। कि सामान लाए, सामान को डायरेक्ट किया और है ना उन सब का प्रोसीजर बता दिया कि ये यहाँ पे लगना चाहिए, वो वहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसा करके डायरेक्ट कर लिए। कर लिए, डायरेक्टिंग हो गई। अब डायरेक्टिंग के बाद आखिरी बचा कंट्रोलिंग या आखिरी बचा कंट्रोलिंग। ठीक है? कंट्रोलिंग क्या होगा? कंट्रोलिंग मतलब कि है ना कंट्रोल करो, जो लोगों को आपने काम पे लगाया है ना, उन पे निगरानी रखो, सुपरवाइज़ करो और जो भी कुछ गलत करता दिखाई देता है, अच्छा तू गलत करेगा, हमसे छुपा के करेगा, चीटिंग करेगा हमसे, हमको पता नहीं चलेगा, तू ये समझ रहा है? तो ऐसे करके उस पे ध्यान रखो, हर किसी पे ध्यान रखो जिसको आपने काम दिया है, तो वो हो जाएगी अपनी कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आप समझ गए होंगे ये पीओएसडीसी के बारे में। अब ये भी आप जानते होंगे कि है ना, अब हम लेवल्स के बारे में अगर बात करें, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन होते हैं? डायरेक्टर्स, ठीक है? कंपनी ओनर्स, ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इनको इसमें ऐड करके देखते हैं। ये करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग के साथ-साथ ऑर्गेनाइज़िंग भी करते हैं ये। ये पता करते हैं कि हमको है ना ये चीज़ करनी है तो कैसे-कैसे और कितने में होगी? कितना अमाउंट उसमें हम यूज़ करें कि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चीज़ हो गई टॉप लेवल की। अब हम मिडल लेवल की बात करें, तो देखो मिडल लेवल्स में नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइज़र्स, मैनेजर्स और ऐसे वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं चुपके से इनके साथ रहकर लेकिन है ना वर्क इनका कर रहे हैं। एज़ अ ह्यूमन रिसोर्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स ऊपर होता है ना ये मिडल लेवल का, ये नीचे भेज देता है किन्हीं लोगों को कि जाँच-पड़ताल रखो कि है ना नीचे क्या चल रहा है, ठीक है? तो वो होते हैं मिडल लेवल्स के लोग। अब मिडल लेवल का क्या काम है? इसका काम है जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइज़िंग हुई है, उसको डायरेक्टिंग करने का, स्टाफिंग करने का और कंट्रोलिंग करने का। ये काम होता है मिडल लेवल के मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स, ह्यूमन रिसोर्स इन लोगों का। स्टाफिंग करता है ह्यूमन रिसोर्स, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करेंगे मिडल लेवल्स के मैनेजर्स। ये क्या करते हैं? किसी काम को चुना, उस काम को करने के लिए लोगों पे ध्यान रखना, लोगों को समझाना कि ये काम है ना इस तरह से होगा। आपने कंपनीज़ में कई बार देखा होगा कि एक मैनेजर बैठा-बैठा आपको ये कहता है, ऐसे-ऐसे हमको ये सब करना है, ऐसे-ऐसे ये सब करोगे तो ये काम ऐसे-वैसे होगा, ऐसे करोगे तो है ना इस तरह से आप है ना इस काम को पूरा कर लोगे। ऐसी-ऐसी कुछ इस तरह से बातें किया करता है ना और सामने से कुछ लोग होते हैं खड़े, तो वो सुनते हैं, वो नोट डाउन करते हैं, तो वो होते हैं वर्कर्स जो कि होते हैं लोअर लेवल के, सुपरवाइज़री लेवल के। ये सिर्फ़ काम करने के लिए होते हैं, मतलब जो चीज़ डिसाइड की गई है ना, अभी तक यहाँ तक है ना, ये सोची जा रही थी। जिस गुड्स को या सर्विस को बनाने की सोचा है, उसके बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन नीचे आकर उस पे एक्शन लिया गया। नीचे लोअर लेवल उन चीज़ों पे एक्शन लेता है, ठीक है ना? और वो एक्शन लेने के बाद वही चीज़ें आप करते हैं। जो सुपरवाइज़री लेवल है ना, वो एक्शन लेने के बाद उन्हीं चीज़ों को है ना एक फिज़िकल थिंग या फिर एक इंटेंजिबल थिंग के रूप में दिखाता है। एक कंपनी को। तो ये हो जाएगी पूरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब अपना एक छोटी-सा पार्ट और बचा है, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब कि कई लोगों का समूह जो कि साथ में मिलके काम कर रहे हैं, एक सेंट्रलाइज़्ड तौर पर। सेंट्रलाइज़ मतलब इसी लेवल पे। जैसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को कोई काम है तो है ना वो मिडल लेवल से बात करेगा। ये सेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस बता रहा हूँ।
लोअर लेवल मिडिल लेवल से बात करेगा, मिडिल लेवल टॉप लेवल से बात करेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है कि लोअर लेवल सीधा जाएगा और टॉप लेवल से बोल देगा। ये तो एक डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोसेस हो गई और इस तरह की है ना कंपनी चलती भी नहीं है। इसलिए ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लोअर लेवल को कोई परेशानी है वो मिडिल लेवल से बोलेगा, मिडिल लेवल को कोई है वो टॉप लेवल से बोलेगा। ऐसे करके ये परेशानियों को या फिर प्रॉब्लम्स को या फिर खुद के आइडियाज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और सबको बता सकते हैं। ठीक है ना? अब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर ही रहे हैं, तो देखो कोऑर्डिनेशन में पहला इंटीग्रेट, आप कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ गए कि साथ में मिलके एक काम को करना कोऑर्डिनेशन है। अब इसका क्या है? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, सब ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं ना वो सब एक साथ होते हैं और एक कस के एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं और उन सबका एक मेन मोटिव होता है कि इस काम को कंप्लीट करके दिखाना है हमें इतने वक्त में एफिशिएंटली। ना 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 ना, पहले टाइम को देखेंगे, टाइम से कम रिसोर्सेज से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इस तरह से ऐसे देखेंगे। ठीक है ना? अब पहला हो गया इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सबके ग्रुप के एफर्ट को करना इकट्ठा और काम को कंप्लीट करना। सेकंड एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ये देखना कि है ना आप जो भी काम कर रहे हो वो है ना जो एक्शन कर रहे हो वो सब है ना यूनिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि साथ में मिलकर वो काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ये काम देखने का मतलब है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये है ना काम देखा जाता है, ये एक्शन को है ना ये देखा जाता है, कंफर्म किया जाता है कि है ना जो एक्शन लेने वाले हैं वो साथ में लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ यूनिटी ऑफ एक्शन। थर्ड हुआ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब कि देखो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहाँ से आई है? मैनेजमेंट के पार्ट से आई है, याद हो तो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब ये कोऑर्डिनेशन कभी रुकता नहीं है। कोऑर्डिनेशन हमको हर किसी के साथ बना के आगे चलना होता है। जैसे कि मैंने आपको लव लाइफ का एक लोचा बताया था कि अगर आप मैनेज करते चल रहे हो सब कुछ तो आपकी लव रिलेशन बहुत सही चलेगा, लेकिन नहीं नहीं कर रहे हो तो वो बिगड़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहे हो तो वो मतलब बिगड़ जाएगी, लेकिन बना रहे हो तो वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ये कोऑर्डिनेशन हर बार चलती रहती है, ये रुकती नहीं है कभी। ये हर एक काम में आपको करनी पड़ती है, हर एक रिलेशन में बनानी पड़ती है, हर एक चीज़ में करना पड़ता है इस कोऑर्डिनेशन के वर्क को। अगला परवेसिव, ये भी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि किसी एक एरिया में है ना बैठ गई है। जैसे कि जंगल में शेर ने है ना एक एरिया बना लेता है ना शेर, इस एरिया में जो भी आएगा, जो भी अगला कोई शेर आएगा उसको है ना मेरा सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही इस जगह पर कोऑर्डिनेशन का कोई एरिया नहीं है, कोऑर्डिनेशन पूरी दुनिया में फैला हुआ है और सब के सब लोग है ना कुछ काम करते तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन वाली प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है? अब आखिरी बचा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। जो कोऑर्डिनेशन है ना अगर एक कंपनी के अंदर देखें हम तो कोऑर्डिनेशन कराता कौन है? क्योंकि एम्प्लॉइज़ तो कभी लड़ झगड़ेंगे, क्योंकि एक की बात दूसरा नहीं मानेगा, दूसरे की बात पहला नहीं मानेगा तो लड़ लिए। इसीलिए मैनेजर इनका गाइडर होता है जो कि इन लोगों में कोऑर्डिनेशन कराता है, इनको साथ में लाता है। बस अपना लेक्चर खत्म, पहला चैप्टर अपना खत्म हो गया। तो प्लीज़ बच्चों अगर आपको ये पसंद आया ना अपना चैप्टर तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर हो सके तो प्लीज़ कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, जिस चीज़ के लिए मैं एक छोटा-सा है ना कुछ 5-10 मिनट का वीडियो अपलोड कर दूँगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उस पे, ठीक है ना? इस टॉपिक के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो चलो मिलते हैं बाद में। बाय, बाय-बाय, टाटा, सी यू। मिलेंगे बाद में। बाय-बाय।